स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिज़िक्स, दैट्स थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिक चीज़ें डिस्कस होंगी थर्मोडायनामिक्स की, व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज़ और इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम पहले इस चीज़ को समझें, इसके सिलेबल्स देखें, दैट्स थर्मो एंड देन अदर टर्म इज़ डायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मो से हम क्या समझते हैं? वी जनरली अंडरस्टैंड थर्मो दैट लाइक, अगर हम इस चीज़ को समझें, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर और हीट क्या होता है, वी विल गो इन डिटेल इन इट। डायनामिक्स मीन्स लाइक द मोशन। तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी द मोशन ऑफ, लेट मी से, हीट। जब मोशन और मूवमेंट ऑफ हीट को हम स्टडी करें, हाउ इट गोज ऑन, वी विल स्टडी दैट इन अंडर द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। तो हम स्टैटिक हीट की बात नहीं करेंगे, डायनामिक हीट की बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। अच्छा, तो यहाँ पे हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम समझते हैं, वो हम समझते हैं कंडीशन ऑफ, और वी कैन से द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? देखो, इक्विलिब्रियम डिफरेंट स्टेट्स का हो सकता है। इफ़ आई विल से द जियोमेट्रिक्स इक्विलिब्रियम, लाइक इफ देयर इज़ अ जियोमेट्री और वो बैलेंस है, तो हम ये कह सकते हैं उसमें जियोमेट्रिकल इक्विलिब्रियम है। अगर हम कहें एक बॉडी है, लेट्स से दिस बॉडी, इस पे जो फोर्सेस है इन ऑल द डायरेक्शंस, लाइक आई मे से द फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शन, एंड देयर इज़ नो रोटेशन, और आई मे से फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अगर ये सारे फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये जो है ये काइनेमेटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हम या सिंपली ये कहें कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है बिकॉज दिस बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो सेम इज़ द केस विथ टेम्परेचर। तो जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हम कब कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, और ये स्टेट कब हम रीच कर पाते हैं? लेट्स से दिस इज़ द बॉडी ए और ये बॉडी बी है। अब ये दो बॉडीज़ ही इक्विलिब्रियम में होंगी। कब होंगी? जब इन दोनों का टेम्परेचर जो है सेम होगा। लेट्स से दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और जब इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर होगा, हम ये कह सकते हैं इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है। ऐसा क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक, ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज ये कोई कप ऑफ कॉफ़ी है और आपने इसको टेबल पे रखा हुआ है, और ये बहुत हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इट्स द विंटर आउटसाइड, सर्दियाँ चल रही है और विंटर है। तो आपने इसको रखा, ढक्कन नहीं रखा हुआ है ऊपर। तो आप ऑब्ज़र्व क्या करोगे? आफ्टर सम टाइम आप ऑब्ज़र्व क्या करने वाले हो कि ये जो कप है, इसमें जो कॉफ़ी है, द कॉफ़ी विल गेट कूल्ड। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, दूसरा कंडीशन ले ली, यही कप लिया, सेम कप, इसमें रख दिए आइस क्यूब्स, लाइक दीज आर दी आइस क्यूब्स, लेट्स से। सो इफ देयर इज द आइस क्यूब ओवर देयर, एंड टेम्परेचर जो है बाहर समर है, तो केस नंबर 1 में क्या देखा आपने कि इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी ये गर्म था, अब ये ठंडा हो गया। तो यहाँ भी तो यही होना चाहिए ना, लेकिन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, ये जो आइस क्यूब्स है ये मेल्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं इधर कह सकता हूँ आइस क्यूब्स तभी तो मेल्ट होंगे ना जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। तो व्हाई इज़ दिस डिफरेंस? पहले केस में और सेकंड केस में ये डिफरेंट कंडीशन क्यों आई? तो इसी को समझाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो रीज़न क्या है? सिंपल ध्यान रखना है कि अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलग टेम्परेचर था और यहाँ पे अलग टेम्परेचर था। तो जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट होता है ना, उसको हम कहते हैं
सिंपली टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा और जिन दो बॉडीज़ को आप स्टडी कर रहे हो अगर उनके बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो हमेशा जो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो जो होगा इट विल बी फ्रॉम हाई टेम्परेचर या हाई बॉडी टेम्परेचर टू लो बॉडी टेम्परेचर। पहले देख लीजिए, इधर इसका टेम्परेचर हाई था तो इधर से हीट बाहर जा रही थी, जिसको अभी हम समझेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, इसको ही हम यहाँ, चलो यही समझते हैं, इसको ही हम यहाँ पे सिस्टम कहेंगे। यहाँ पे हमारा सिस्टम ये होगा। सी जिसको जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो इसका बाहर वाला पोर्शन इज सराउंडिंग्स। तो इस केस में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर यहाँ था, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर गई हीट। इस केस में क्या है, हाई टेम्परेचर बाहर था, इधर लो टेम्परेचर था, इधर आइस क्यूब से हीट यहाँ फ्लो कर गई। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ये होता रहेगा कब तक, जब तक सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर। जब इन दोनों का टेम्परेचर, सिस्टम का और इस सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम हो जाए, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है थर्मल इक्विलिब्रियम आया। तो अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, व्हेन द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच, नो फ्लो ऑफ हीट विल टेक प्लेस, नो फ्लो ऑफ हीट विल टेक प्लेस। ये ध्यान में रखना है। तो ये हम समझ गए कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब आता है, जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जब वो दोनों बराबर हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स आई। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो दो सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ टेम्परेचर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करती है कि वेदर टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट, अगर ये दो सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अच्छा, कैसे पता चलेगा, अगर दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल है, सिस्टम 1 का और सिस्टम 2 का, तो इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि हम टेम्परेचर की बात करें तो वी विल टॉक अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ये केस है, दिस गिव्स राइज टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे समझते हैं, कुछ टर्म्स से पहले हम थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं। पहला होता है जिसको हम एडियाबेटिक कहते हैं। जैसे सिस्टम, चलो पहले सिस्टम्स को समझते हैं पहले क्विकली। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है, जैसे मैंने कप ऑफ कॉफ़ी रखा एंड द लिड इज़ ओपन, है ना, ओपन है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू विल ऑब्जर्व टू थिंग्स। इसका एक तो टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, और ये जो कॉफ़ी है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इट विल इवापोरेट। तो इसका मतलब इसने सिस्टम के साथ टेम्परेचर भी एक्सचेंज किया और इसने सिस्टम के साथ जो है मैटर भी एक्सचेंज किया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक, ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं ओपन सिस्टम। अब दूसरी बात मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को कर दिया मैंने क्लोज, यही कप ऑफ कॉफ़ी रख दिया, इसको रख दिया, इसके ऊपर रख दिया ढक्कन। व्हाट विल आई ऑब्जर्व, टेम्परेचर तो इसका रिड्यूस होगा बट इसमें कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। नो मैटर एक्सचेंज, आई विल से नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बेटर टू राइट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर का एक्सचेंज का मतलब क्या है, कोई भी कॉफ़ी बाहर नहीं जाएगी, जो भी होगी वो कंडेंसेशन हो जाएगी, वही कंडेंसेशन होकर वापस इधर ही पहुंच जाएगी। अच्छा, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो नाइदर हीट, बेटर टू से हीट, एनर्जी कह दो, टेम्परेचर को फिर हीट के टर्म्स में समझे, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट होता है वी कॉल दैट एज हीट। नाइदर हीट और बेटर टू से एनर्जी
नॉर मैटर एक्सचेंज होता है। देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने थर्मोफ्लास्क में देख लो, जिसमें बहुत देर तक आपने पानी रख दिया, गर्म रख दिया, ठंडा रख दिया, यू विल ऑब्जर्व दैट विल रिमेन कूल और हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक थोड़ा सा केस हम समझ सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर सम टाइम अगर मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, हीट तो एक्सचेंज करेगा, टेम्परेचर तो होगा ही इसका डाउन, बिकॉज हीट विल फ्लो वाया वॉल्स। ठीक, ये हम समझ गए थोड़ा सा सिस्टम। इन सिस्टम्स को से ही हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, दैट इज़ कि यही कॉन्सेप्ट जो देता है ना, इट गिव्स राइज टू दी फ्यू टर्म्स। पहला सिस्टम होता है जिसको हम एडियाबेटिक, चलो एडियाबेटिक वॉल ही समझ लो। एडियाबेटिक वॉल क्या होता है या डायाथर्मल वॉल क्या होता है? एडियाबेटिक वॉल एक ऐसा वॉल होता है, जैसे आपने समझ लिया अभी, आप थर्मोफ्लास्क में देख लिया, ये वो वॉल होता है या कोई ऐसा सिस्टम होता है या कोई ऐसा दीवार होती है विच डज नॉट अलो फ्लो ऑफ हीट। ये हीट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इसका मतलब अगर आप थर्मोफ्लास्क देखोगे, उसका जो कवरिंग है या जिस चीज़ की वो बनी हुई होगी मेटल की, वो मेटल सरफेस जो है ना एडियाबेटिक ही होना चाहिए। लाइक उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो हीट को फ्लो ना करने दे। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जो है हमारा पानी ठंडा हो जाएगा, या गर्म जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा वो गर्म होगा, क्योंकि हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे ही हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम, या हम वॉल को समझ ले, जिसको हम डायाथर्मल वॉल कहते हैं। अच्छा, डायाथर्मल वॉल क्या होती है? ये एक ऐसी वॉल होती है जो परमिट करती है, विच परमिट्स फ्लो ऑफ हीट। लाइक द केस, आपने अभी कप ऑफ कॉफ़ी रखा, तो आप उसमें जो वॉल बनी हुई होती है ना, दैट इज़ डायाथर्मल इन नेचर। ठीक है, ये हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, डायाथर्मल क्या है, एडियाबेटिक क्या है। अब हम किस चीज़ को थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं? सिस्टम थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं? देखिए, आपने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए, जैसे अभी मैंने कप ऑफ कॉफ़ी ले लिया, ठीक है, उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि इन्होंने जगह ले ली, कुछ ना कुछ प्रेशर भी ये एक्सर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ इनका टेम्परेचर भी होगा। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चाहे इसको भी ले लो, क्योंकि इसका भी अपना एक वॉल का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये पूरा होता है ना, जिसको मैं स्टडी करता हूँ, इसको ही हम कहते हैं ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अच्छा, इससे अलग जो है, जो इसको सराउंड करता है, दैट वी कॉल एज सराउंडिंग्स। और आपको पता ही होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ही यूनिवर्स को बनाते हैं, दे फॉर्म यूनिवर्स। तो ये होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। अच्छा, इस थर्मोडायनामिक्स में चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ, कप ऑफ कॉफ़ी, चलो आइस क्यूब्स ही ले लेते हैं। ये भी तो मेरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में और इस सिस्टम में कोई चीज़ चेंज हो रही है, जैसे इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा, लेट्स से V2 आइस का, इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका प्रेशर अलग होगा। ये चीज़ें जो चेंज हो रही है, या जो ये बता रही है कि ये सिस्टम हॉट होगा, या सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट फ्लो करेगी, या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट फ्लो करेगी, जो इसका बिहेवियर बताती है ना, उनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे अगर टेम्परेचर मैं इसका कह रहा हूँ बहुत कम है, तो मुझे पता लग जाएगा कि सिस्टम से हीट फ्लो करेगी या सराउंडिंग से हीट फ्लो करेगी। चाहे प्रेशर हो, अगर ज़्यादा प्रेशर है तो मैं कहूँगा ये सॉलिड होगा। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मैं डेंसिटी को बताता हूँ, मुझे पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों को बताती है ना, वी कॉल देम एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। अच्छा, इन को समझने के लिए हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, जैसे सिस्टम को समझ लिया हमने, वेरिएबल को। अब जो वेरिएबल में जो चेंज आएगी,
ठीक है। तो जो उसमें वेरिएबल्स में कोई भी चेंज आ गई टाइम के साथ, जैसे टेम्परेचर टाइम के साथ घटता गया, प्रेशर बढ़ता गया या वॉल्यूम घटता गया, ये जो चेंज आ गया इन वेरिएबल्स के साथ, अब ये जो पूरा हुआ चेंज होना विद टाइम वेरिएबल्स का, इसको मैं कहता हूँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वी कॉल दिस एम थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? चेंज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। जब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ही चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ, वी कॉल दिस एज वेरिएबल विद टाइम, बेटर टू राइट विद टाइम नेसेसरी। इसको मैं कह सकता हूँ ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ टाइम, सॉरी हीट या टेम्परेचर चेंज हुआ टाइम के साथ, तो मैं ये कहूँगा ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। लेट्स मूव अहेड। तो ये था थर्मोडायनामिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला प्रोसेस अगर हम समझ लें, दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज़ दैट आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसो से समझ लेना, कोई चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। अगर कोई भी प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के दौरान जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मतलब प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस एंटायर प्रोसेस के दौरान, आई विल से दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में हो जाए। ऐसे ही मैं अगर कहूँ आइसोबारिक, आपको पता है बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो मैं ये कह सकता हूँ जब कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर पे हुई, मतलब प्रेशर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज हो सकती है। ऐसे हमारे पास होता है आइसोकोहरिक प्रोसेस। पहले में टेम्परेचर चेंज हो रहा था, सॉरी कांस्टेंट रहता था, प्रेशर दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट रहता था। अब अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, और जो तब प्रोसेस हो रही हो ना, उस प्रोसेस को, मतलब वॉल्यूम आपको बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, वॉल्यूम एज सच है, उस केस में प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं नाम दे दूँगा, उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को मैं आइसोकोहरिक प्रोसेस दे दूँगा। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर बोलूँ एक एडियाबेटिक, अभी हमने एडियाबेटिक वॉल को समझ लिया, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एक है साइक्लिक प्रोसेस। ये दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है, तभी हम न्यूमेरिकल्स को कर पाते हैं। तो ये तीन टर्म्स याद रखना, थर्मल में टेम्परेचर, बार में प्रेशर, एंड कोहरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है या ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो सिस्टम हीट को जिसमें ना तो सिस्टम में हीट एंटर हो रही है नॉर लीव कर रही है सिस्टम से ही। मतलब क्या है कि इसमें देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट एंड लाइक नॉर एंटरिंग ऑफ हीट नॉर लीविंग ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम, उसको हम एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें लेट्स से एट टाइम t1 सिस्टम एक किसी भी स्टेट में था, लेट्स से इट वाज इन लिक्विड स्टेट, ठीक। आपने क्या कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया, ये क्या हो गया, सॉरी इट वाज लिक्विड, आपने इसको हीट कर दिया, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, इसकी स्टेट ही चेंज हुई सिस्टम की। उसके बाद आपने इसको दोबारा कूल किया, ये वापस लेट्स से लिक्विड में चला गया। ये प्रोसेस है जिसमें सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया ना, वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो वर्क डन होता है ना वो ज़ीरो होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस,
इज़ द काइनेटिक कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस में एक एनर्जी होती है व्हाट वी कॉल एज द इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या है, जो भी गैसेस, वी नो गैसेस आर ऑलवेज मूविंग विद रैंडम मोशन। जब मैं चलो इंटरनल एनर्जी को आई ई से लिखते हैं, इट इज़ द समेशन, जो भी ऑल द काइनेटिक एनर्जीज और जो भी पोटेंशियल एनर्जीज, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, उनको मैं कह सकता हूँ इट इज़ द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस समेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी जो गैसेस में होती है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि गैस किसको आइडियल गैस किसे कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, या जिसको हम परफेक्ट गैस कहते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जब एक दूसरे के अगेंस्ट, और वी कैन से देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो उस गैस को कहते हैं हम, ये एक आइडियल गैस है। उसी गैस को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस, या दूसरा नाम इसको हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं। ठीक, ये हमें समझना है। अच्छा, आइडियल गैस या हम इसी गैस को परफेक्ट गैस भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। देयर इज़ स्लाइट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकली, तो जिसको हम IMF कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स में इस जैसे आपने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये मॉलिक्यूल्स किसी दूरी पे है, तो इस दूरी पे इनकी एग्जिस्टेंस तो है ना, ये दूरी पे है दो गैस मॉलिक्यूल्स, जब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इनकी एग्जिस्टेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। दैट हार्डली मैटर्स फॉर अस कि ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एग्जिस्ट कर रहे हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका मतलब इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपने क्या किया, इसी गैस का वॉल्यूम को आप बढ़ा रहे हो, इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। काम करने का मतलब आपको कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा या प्रेशर लगाना पड़ेगा। इवन तो प्रेशर इज़ मोर डोमिनेंट इन गैसेस। अगर हम सॉलिड बॉडीज़ की बात करते तो हम फोर्स का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, तो यहाँ पे गैसेस में प्रेशर डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो जब आप इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, लेट्स से घटा भी सकते हो, यू कैन टेक एनी केस, दैट मीन्स वर्क आपको करना है। ठीक है, ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ तो ग्रेविटेशन होगा ही बिकॉज ऑफ देयर मैसेस। तो इनको मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब इनको मुझे सेपरेट करना है। इनको सेपरेट करने के लिए मुझे तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, फोर्स तो करना ही पड़ेगा। तो वो काम मैं कर रहा हूँ, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स था, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको ओवरकम करने के लिए जो मैं वो वर्क कर रहा हूँ, दैट वर्क ही बताता है, मतलब दैट गिव्स अस द आइडिया ऑफ इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है इसका, अगर लेट्स से इस मॉलिक्यूल में मुझे 3 जूल काम करने पड़े और इधर मुझे 10 जूल काम करने पड़े इनको सेपरेट करने के लिए, इनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये गैसेस हमेशा रैंडम मोशन में होंगे, तो मास तो होता ही है इनका, तो ये जो इनका रैंडम मोशन है इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये गैसेस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या ले लेते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें पता है, दैट इज़ 3/2 K इंटू टी, दैट इज़ 1/2 mv² इक्वल्स टू 3/2 K। व्हाट इज़ K? K इज़ द लाइक बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और T जो है जिस टेम्परेचर की हम बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर T बढ़ रहा है तो हमें पता है
जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस की, ये बढ़ती जाएगी। अच्छा, हम एवरेज क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इनकी रैंडम मोशन होती है, जिगजैग मोशन होती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी टेक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट। अच्छा, कभी कभी इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी, यही काइनेटिक एनर्जी और यही पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है। इस इंटरनल एनर्जी को कभी कभी थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। सो हम एक्चुअली उसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। लेट्स से इसको हम, वी विल ऑलवेज कॉल इट एज इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से एक फाइनल क्रक्स ले आते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें पता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो दो पोटेंशियल एनर्जीज, ये जो दो एनर्जीज थी, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से था, एक जो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स था, उसको सेपरेट करने के लिए जो मुझे एनर्जी लगानी पड़ी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब इन दोनों को मैं सम अप करता हूँ, दैट गिव्स मी द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। दैट इज़ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है, ये तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ, लाइक डिपेंडेंट, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी। ठीक है। तो इस, अब हम आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस में हम ये क्या कहेंगे कि उसमें तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं होता है, तो इसका मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, सॉरी, आइडियल गैस में हमें पता है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है। तो आइडियल गैस में जो बची एनर्जी है, दैट इज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मैं फाइनल पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आइडियल गैसेस आर होली काइनेटिक इन नेचर, और आइडियल गैसेस सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। So this was just brief idea about this kinetic energy and ideal gas.